हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, इसके अंदर हम 26 जून 2025 का पेपर कवर करेंगे और यहाँ पर हम डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पढ़ते हैं हम, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन अ ग्रुप ऑफ 120 people, 65 eat rice, 45 eat bread, 42 eat curd, or 20 eat both rice and bread. 25 eat both rice and curd. 15 eat both bread and curd. 8 eat all of these three items. ठीक है, which one of the following people say who eat can at least one of the items. तो देखो, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं और समझते हैं कि इसमें देखो, इसने आपको सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है, सारी चीजें आपको क्लियरली दी हुई है। लाइक कि टोटल हमको गिवन है 120, फर्स्ट बार में दे रखा था। अब जो पीपल सिर्फ राइस खाते हैं वो कितने, 65। जो पीपल ब्रेड खाते हैं वो है 45 और जो पीपल सिर्फ कर्ड खाते हैं वो 42। क्लियर है ना। अगर मैं आगे बात करूं आपसे कि हम इसकी बात करते हैं कि इंटरसेक्शन, यानी कि जो दोनों खाते हैं ना, तो आर इंटरसेक्शन बी है ना, तो कितना हो जाएगा 20, क्योंकि वो दोनों खा रहे हैं। आगे अगर हम बात करते हैं राइस और कर्ड की, तो वो दोनों खाते हैं तो कितने हो जाएंगे 25, और ब्रेड और कर्ड जो खाते हैं उतने पीपल कौन है 15। ठीक है, और ये तीनों मतलब तीनों खाने वाले पीपल सिर्फ 8 है। ठीक है, तो ये सारा डेटा हम 120 मतलब 120 से निकाल रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसकी वजह से आप इसको बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो, विच इज है ना ये वाला कि आप अगर यहाँ पर तीन का यूनियन लोगे इज इक्वल टू तीनों का सम माइनस सबका इंटरसेक्शन, हम उसमें माइनस करके उन सबका इंटरसेक्शन हम प्लस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आप क्लियरली याद होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट ना। हमको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट अप करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको आर की वैल्यू 65 दी थी है ना, हमने ऊपर सारी वैल्यूज निकाली है और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 100। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हमको हर के लिए यूज करना है। हम 2 डिजिट्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, और फिर आप ए बी का इंटरसेक्शन, बी सी का इंटरसेक्शन और सी ए का इंटरसेक्शन, इन सबको माइनस कर दोगे, बाद में आप प्लस कर दोगे इन सभी को। क्लियर है, तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है मैच द कॉलम का है ना। तो हमको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है। तो यहाँ पर ए दे रखा है ओवरलोडिंग, अर्ली बाइंडिंग और ओवरराइडिंग और लेट बाइंडिंग। तो व्हाट इज ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, तो ओवरलोडिंग हमेशा कंपाइल टाइम पे होता है। ठीक है, आप पहले ही उसको कंपाइल टाइम पे, यानी कि आप कह सकते हो कि ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के द्वारा। ठीक है, वहीं अगर मैं इसका जस्ट ऑपोजिट बात करूँ तो हमारी क्या हो जाएगी, ओवरराइडिंग है ना। तो ओवरराइडिंग क्या कहती है कि आप इसको रन टाइम पे करोगे। ठीक है, तो हम ओवरराइडिंग को क्या करेंगे, रिसॉल्व करेंगे रन टाइम पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगर बात करूं अर्ली बाइंडिंग की, तो अर्ली बाइंडिंग हमें क्या कहता है, ये क्या कि आप कॉल कर सकते हो रिजॉल्व ड्यूरिंग द कंपाइलेशन टाइम, एग्जीक्यूशन मस्ट फास्टर। ठीक है, तो आप पहले ही उसको बाइंड कर दोगे ना, आप कंपाइल टाइम पे उसको कर रहे हो। ठीक है, और वो फास्टर बनाने के लिए। ठीक, मतलब आप उसको रन टाइम पे नहीं करके कंपाइल टाइम पे करोगे जिससे वो और फास्ट बनेगा। और लेट बाइंडिंग मतलब क्या, बाद में कर रहे हो, और बाद में आप क्या करते हो आप सपोर्ट द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक्चुअली में ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसमें मिस्टेक है। तो हम इसको अगर इसको डायरेक्टली भी देखें तो आप इसको याद रख सकते हो कि ओवरलोडिंग सपोर्ट करती है कंपाइल टाइम को, ओवर राइडिंग सपोर्ट करती है रन टाइम को। क्लियर है, वहीं लेट बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग क्या करती है, कंपाइल टाइम की होती है, और लेट बाइंडिंग जो होती है वो रिसॉल्व करती है। ठीक है, इसको तो ये करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी इतनी मिस्टेक्स है, बाकी वो दोनों चीज के लिए दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप दोनों चीजें उसकी याद रखें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंटेनिंग अ ग्राफ इन अ मेमोरी बाय मींस ऑफ इट्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो आप अगर आप एक मतलब एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स को लोगे और उसमें हम उसकी ग्राफ को मेंटेन करेंगे एक मेमोरी में, तो वो हम किस टाइप से कर सकते हैं, एक सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एडजेसेंट मैट्रिक्स हम बनाते हैं तो वो सीक्वेंशियली उसको बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 4।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स डज नॉट गिव एन आउटपुट ऑफ बोथ इनपुट्स इज ट्रू, है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा जो हमारा मतलब है गेट है जो हमें आउटपुट 1 नहीं देगा। अगर दोनों जीरो होंगे तो, दोनों जीरो होंगे तो 1 कौन नहीं देगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक्सोर ऑपरेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो एक्सोर ऑपरेशन क्या करता है, हमेशा आप ध्यान रखना, एक्सोर ऑपरेशन बोलता है कि अगर हम औरों से डिफरेंट होंगे, मतलब अगर हम औरों से डिफरेंट होंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि आप अगर, इसको मैं आपको डायरेक्टली समझा देती हूँ। जैसे कि अगर बात करें जो ये है एक्सोर ऑपरेशन, ये बोलता है कि अगर आपकी दोनों वैल्यू जीरो होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। आपको 1 चाहिए, है ना, आपको फर्स्ट प्लेस पे आना है, तो आपको दोनों को डिफरेंट हो रखना पड़ेगा। यानी कि क्या, कि अगर आपको फर्स्ट प्लेस पे आना है तो आपको औरों से अलग बनना पड़ेगा। ये 0 है तो आप इसको देख के 1 0 मत बन जाओ, है ना, आपको 1 बनना पड़ेगा, तब जाके आप 1 पे आ सकते हो, ठीक है। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट, आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है हमको एन रेफर्स टू लर्निंग रेट हमको दे रखी है एक्स आई, और रेफर्स टू द ith इनपुट टू द न्यूरॉन। ये न्यूरल नेटवर्क से क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेट अपडेशन रूल ऑफ कोहेन-सॉन्ग। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत कम देखते हैं, बाकी आप इसको बस ऐसे ही नॉर्मली याद रख सकते हैं कि आपको यहाँ पर वेट है तो वेट आई जी, यानी कि आई इनपुट और जे इनपुट दोनों का वेट दे रखा है, इज इक्वल टू 1 माइनस ईटे, है ना। हम यहाँ पर इसको, मतलब ये फॉर्मूला है, इसको डायरेक्टली हम बस याद रख सकते हैं, और बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको गिवन है। आपको देखो, आपको अगर क्वेश्चन 100 दे रखा तो आपको 100 में से 100 के 100 करेक्ट नहीं करनी, तो कुछ उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो प्रोबेबली किसी को भी नहीं आते होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस पे इतना ध्यान न दें। जैसे कि 5th वाला क्वेश्चन इस टाइप का था, ठीक है। अब देखते हैं काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, है ना। तो काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हमने पढ़ी है, मैंने आपको बताया था। ये इससे लास्ट जो अभी 22 जनवरी वाला क्वेश्चन वो पेपर था, उसमें भी इससे क्वेश्चन आए हैं। नाउ IEE 802.16, इसका जो है हम बोल सकते हैं कि वाई मैक्स, हम इसका एक दूसरा नाम बोल सकते हैं। मैंने आपको ये कोर्स में, जब मैंने डेटा कम्युनिकेशन पढ़ाया था, कंप्यूटर नेटवर्क, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने बहुत अच्छे से इसको कवर भी किया है, ठीक है। IEE 802.15 को हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ, है ना, आप जानते हैं ये ब्लूटूथ होता है, ठीक है। AODV प्रोटोकॉल्स, है ना, एडहोक के लिए, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट सीक्वेंस हमें जब आना है सब ऑपरेशंस ऑफ दैट परफॉर्म द अरिथमेटिक पाइपलाइन। आपको अरिथमेटिक पाइपलाइंस को, एक सब ऑपरेशंस को सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहला हमारा होता है कि हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्सपोनेंट्स को, क्लियर है। आप पहले कंपोनेंट को मतलब एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करोगे। नेक्स्ट आप अलाइन द मेंटिसा, है ना, आप उस मेंटिसा पे अलाइन करोगे। फिर आप उसमें क्या करोगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप नॉर्मलाइज द रिजल्ट। तो आपको एक चीज तो क्लियर हुई कि सी सबसे आखिरी में आएगा, तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो हट जाएंगे सबसे पहले। अब डी इसने ऑलरेडी फर्स्ट पे दे रखा है, तो आप डी ऑलरेडी फर्स्ट पे लिख दो। अब आप एड और सब्ट्रैक्ट जब तक मेंटिसा को नहीं करोगे, जब तक आप उसको अलाइन नहीं करोगे, उसको अपनी पोजीशन पे नहीं लाओगे, है ना। तो आप इस टाइप से सीक्वेंस को याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना हफमैन ट्री का। तो आपको पता है हफमैन ट्री की एक सीक्वेंस होती है, और आप उसको सबसे कंपेयर करते हो, और फिर आप नीचे से बनाते हो, मतलब हम बॉटम टू अप उसको डायग्राम बनाते हैं। तो वो जैसे करके आपने अगर यहाँ से बनाया, फिर आप इसको, इन दोनों को आप करोगे, फिर ऐसे बनेगा। तो इस टाइप से अगर आपने कभी देखा है तो हफमैन का डायग्राम बनता है कुछ, अगर आपको पता हो तो, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे करके बनाते जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट लीफ नोट। मैंने जैसा कि आपको पता है लीफ नोट हमेशा नीचे होती है। आपने लीफ नोट को क्रिएट करा, फिर आप बिल्ड अ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू को क्यों बनाते हैं, कि जिसकी प्रायोरिटी पहले होगी, यानी जो सबसे, अगर उससे कंपैरिजन करेंगे और जो छोटा होगा हम उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, जो बड़ा होगा उसको राइट साइड रखेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम उसको करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, ठीक है। थर्ड पे आ जाएगा कंबाइन द लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी नोड। जैसा मैंने आपको बताया है ना कि लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी नोड को हम कंबाइन कर देंगे, मतलब है ना, इसको ऐसे करके हम कंबाइन कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन ही तो कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम सम करके यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, और फिर रिपीट अंटिल द रूट नोट फाउंड, है ना। और जब तक आपको रूट नोट नहीं मिल जाती तब तक आप ये प्रोसेस करेंगे। तो आपको हमेशा हफमैन ट्री के बारे में जब भी बोले तो ये कैसा ट्री है,
जो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, बॉटम से और टॉप पे जाते हैं और रूट को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द स्टेप्स ऑफ इन्वॉल्व यूजर एंटर्स अ यूआरएल इन ब्राउजर एंड एक्सेस द वेबसाइट। आप एक यूआरएल को एंटर कर रहे हो ब्राउजर में और वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो कैसे स्टेप्स परफॉर्म होंगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देखो, वेब पेज डिस्प्ले तो सबसे आखिरी में आएगा, तो हम इसको 5 नंबर दे दें, है ना। तो हमारे 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, तो आप यूआरएल को एंटर कर रहे हो ब्राउजर में, तो पहला आपको मिल जाएगा, है ना, सी। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन ऐसे ही मिल जाएगा। तो आप कभी कभी फर्स्ट और लास्ट को भी फाइंड आउट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या आ जाएगा, डीएनएस को रिसोल्यूशन करेंगे हम। जैसे हमने यूआरएल डाला तो वो डोमेन नेम सिस्टम उसको कंट्रोल मतलब आईपी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, एचटीटी, उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड में आईपी एड्रेस ऑब्टेन, हमको आईपी एड्रेस मिल जाएगा डीएनएस से। फिर क्या होगा, एचटीटीपी को रिक्वेस्ट भेजेगा और हमको वेब पेज को डिस्प्ले करेगा। तो ये सीक्वेंस होता है हमारा यूआरएल से वेबसाइट तक का सफर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि कंसीडर द स्टेप अगेन। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जब हमने 2 जनवरी का जो पेपर पढ़ा था 2026 वाला, उसमें असर्शन रीजन से इतने सारे क्वेश्चंस थे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 26 जून वाला जो पेपर है उसके अंदर स्टेप्स वाले क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं आगे और समझेंगे कि कितने क्वेश्चन किससे किसका वेटेज ज्यादा है। तो स्टेप्स हमको बताना है, नॉलेज बेस्ड डिजाइनर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड विच इज, है ना। तो हमको सबसे पहली स्टेप क्या हो जाएगी, आप टास्क डोमेन, है ना, चूज द टास्क डोमेन। फिर आप क्या करोगे, सिलेक्ट द एटम टू रिप्रेजेंट द प्रोपोजिशन। आप उन एटम्स को सिलेक्ट करोगे जो आपके प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आप क्या करोगे, एक्सोमाइजिंग द डोमेन, है ना, ये करोगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, आस्क द क्वेश्चन अबाउट द इंटेंडेड इंटरप्रिटेशन। तो आप उस मतलब उससे क्वेश्चन पूछोगे जो आपको इंटरप्रेट करना है। तो दिस इज अबाउट दिस, है ना। तो आप नॉलेज बेस्ड डिजाइनर में क्या कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज, आप कुछ भी क्वेश्चन आस्क कर रहे हो, आप जानते हो कि ये एआई टूल में वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको अगेन से सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको बताना स्पिन लॉक सेमाफोर के ऊपर। तो देखो सॉरी, ये सीक्वेंस नहीं, हमको स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। तो द नेम रेफर्स टू बिजी वेटिंग ऑफ सेमाफोर्स, है ना। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि स्पिन लॉक जो होता है वो अगर वो बिजी होता है तो वो बिजी वेटिंग बताता है। तो ये एक रेफर है नाम जो बिजी वेटिंग हम सेमाफोर में यूज करते हैं। नाउ बी क्या बोल रहा है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बी क्या बोल रहा है, दे आर नॉट यूज व्हेन लॉग्स टू बी हेल्ड ऑन अ शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम। तो ये नोट गलत दे दिया इसने, है ना। तो यहाँ पर अगर ये नोट नहीं होता तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होता, अदरवाइज ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इट मे रिक्वायर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट स्विच व्हेन अ प्रोसेस वेट अलो। ये मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट स्विच बिल्कुल नहीं करता है जब प्रोसेस लॉक करता है, ये सिर्फ एक ही बार स्विच करेगा और देखता रहेगा ना। स्पिन लॉक, इट्स लाइक स्पिन लॉक, है ना। आगे देखते हैं, दे ऑफन एम्प्लॉयड और यूनिप्रोसेसर सिस्टम। तो बिल्कुल नहीं, यूनिप्रोसेसर तो नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमको गिवन है। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व डेटा माइनिंग प्रोसेस। तो नहीं, गलत है ये, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में डेटा माइनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी अलग एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन डेटाबेस इज यूज डेटा वेयर हाउस। बिल्कुल ट्रू है कि ऑनलाइन जो डेटाबेस हम यूज करते हैं वो हम डेटा वेयर हाउस से करते हैं। क्लासिफिकेशन इज मेजर टू एक्यूरेसी। नहीं, क्लासिफिकेशन से हम एक्यूरेसी मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, K means clustering algorithm is based on the concept of minimizing within clustering variance. This is true कि आप K means clustering algorithm को यूज कर सकते हो कहाँ पर, मिनिमाइज करने के लिए क्लस्टरिंग वेरिएंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पैटर्न इवेल्यूशन की बात करते हैं। तो पैटर्न इवेल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करती है नॉलेज बेस्ड इंटरजीनियस मेजर को। तो यस, दिस इज ट्रू कि पैटर्न इवेल्यूशन हम उस पैटर्न को देखते हैं कि किस टाइप से, अगर आप एआई में बात कर रहे हैं, आप एक चैट जीपीटी की बात करते हैं, जैसे वो आपके पैटर्न को एनालाइज करेगा कि भाई ये क्या सर्च करते हैं, ये क्या देखते हैं, किस से कौन सी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तो ये उसी हिसाब से पैटर्न को मैच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which is question number 13.
13 क्वेश्चन दे रखा है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, जहां पर हमको क्लस्टर पेज टेबल, हिरारिकल पेज टेबल, सेगमेंटेशन, इन्वर्टेड पेज टेबल, ये सारे दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्लस्टर्ड पेज टेबल की बात करते हैं, तो इट इज यूजफुल फॉर स्पार्स एड्रेस स्पेसेस। क्लस्टर्ड एड्रेस जो होता है, क्लस्टर्ड पेज टेबल इस यूज कब किया जाता है, जब आप स्पार्स एड्रेस को यूज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिरारिकल पेज टेबल। तो हिरारिकल पेज टेबल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम इनएप्रोप्रिएट मतलब 64 बिट्स का आर्किटेक्चर यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं, तो सेगमेंटेशन जब क्या सपोर्ट करता है, यूजर के व्यू को, ठीक है, क्योंकि आप एक प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट में तोड़ दोगे, मतलब आप मेमोरी को तोड़ दोगे, तो वो सेगमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वर्टेड पेज टेबल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इज ओनली वन एंट्री ऑफ इच रियल पेज, है ना। इन्वर्टेड पेज टेबल में आप हर एक पेज टेबल में एक ही बार एंट्री कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन बोलता है कि आपको बताना है विच ऑफ द ट्रीज आर हाइट बैलेंस ट्री। तो अब जानते हैं एवीएल और रेड ब्लैक ट्री, सॉरी रेड ब्लैक ट्री और बी ट्री जो होती है वो हाइट बैलेंस ट्री होती है, वहीं एवीएल ट्री एक हाइट बैलेंस ट्री नहीं होती है, इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री। और अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर करूं तो हम बोल सकते हैं कि देखो बाइनरी सर्च ट्री जो होती है वो कभी हाइट बैलेंस नहीं करती, तो ये तो कोई गारंटी नहीं देती है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी देखी है जो एक लेवल पे नहीं होती। एवीएल ट्री है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से एवीएल ट्री स्ट्रिक्टली हाइट बैलेंस ट्री, तो हम स्ट्रिक्टली अगर लगाते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट होता है। इसमें हम बैलेंस फैक्टर को मेंटेन करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसमें एवीएल को सिलेक्ट नहीं करेंगे। बाकी एक्चुअल में एवीएल भी हाइट बैलेंस ट्री तो है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली। अब रेड ब्लैक ट्री की बात करते हैं, तो वो सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होती है जो हाइट बैलेंस करती है, बट स्ट्रिक्टली नहीं। और सेम बी ट्री भी, इसीलिए हम इसमें इसको बोल रहे हैं कि ये स्ट्रिक्टली बैलेंस ट्री नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कुछ प्रोसेस दी हुई है और अराइवल टाइम दिया हुआ है, बस टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको 5 प्रोसेसेस गिवन है और उसका आपको बस टाइम और अराइवल टाइम गिवन है। तो सबसे पहले हमको बताना है, यहाँ पे गेन चार्ट निकालना है और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करना है, विच इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और राउंड रॉबिन को यूज करके आपको 10 क्वांटम लेना है और आपको बताना है कि कौन सी जो प्रोसेस है वो सेकेंड लास्ट प्रोसेस होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के हम गेन चार्ट बना लेते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो हम बना लेते हैं इसको। सबसे पहले मैं अगर इन सबको मैं हटाऊं तो अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में किस किस को देखते हैं कि हमको नॉन प्रिमिटिव यानी आप फोर्सफुली से छुड़ा नहीं सकते, यानी कि आपको फुल पूरा चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरी 3 प्रोसेसर आई हुई, ठीक है। इन तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट जॉब किसका है सबसे शॉर्टेस्ट जॉब है हमारा 4, ठीक है। तो P3, तो सबसे पहले मैं किसको लूंगी, P3 को, ठीक है। P3 को मैंने लिया, कितना चला है, फुल 4 तक, है ना, 4 तक चला है 0 से, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर तो हमारी P3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद मेरा 4 तक आ गया, तो मतलब कि ये वाली प्रोसेस भी अराइव हो गई। तो अब इन P1, P2 और P4 में से कौन सी छोटी है, बस टाइम किसका छोटा है, इसका, है ना, 8 सबसे छोटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, P4 ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है, P4। और आप इसको फुल चला दोगे 8 तक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, तो हमारा P4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं, हम देखते हैं हमारा अब क्या 6 तक, यानी कि ये वाली प्रोसेस भी अराइव हो गई, तो ये चारों ही अराइव हो गई। अब इन सब में से छोटा कौन सा है, तो ऑब्वियसली बात है P1 छोटा है, तो P1 को आप पूरा चला दोगे, ठीक है। तो P1 को आप जब तक चलाओगे तो 9, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। तो 12 और 9 कितना हो गया, 21, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कर दोगे, इसके बाद हमारी P1 भी कंप्लीट हो जाएगी। अब P2 और P5 में से छोटा कौन है, तो डेफिनेटली P5 है ना। तो P5 में आप जब 11 प्लस करोगे, तो आप जब इसमें 11 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 32, ठीक है, 32। और नेक्स्ट अगर लास्ट में बात करती हूँ इसकी, तो यहाँ पर P2 चलेगा पूरा 30 तक, तो यहाँ पे आ जाएगा 62, क्लियर है ना। तो ये हमारा गेन चार्ट बन गया किसका, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। तो सब यहाँ पे उसने पूछा था कि सेकेंड लास्ट, तो सेकेंड लास्ट कौन है हमारा, P5। तो अकॉर्डिंग टू दैट P5 इसमें SJF में कौन होना चाहिए, हमारा P5, ठीक है। SJF में हमारा होना चाहिए, SJF में हमको मिलना चाहिए P5, ठीक है।
नेक्स्ट तो यहाँ तक हमने गैन चार्ट बना लिया। अब हम किसके लिए बनाएंगे, राउंड रॉबिन के लिए, जहां पर हमको कितना लेना है, 10 क्वांटम लेना है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसको। तो सबसे पहले मैं अगेन से बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया 10 क्वांटम। तो जो राउंड रॉबिन है वो क्या बोलती है कि सबसे आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करना है। तो सबसे पहले हम P1 को चलाएंगे, कितना तक, 10 तक, है ना, P1 को। लेकिन इसका बस टाइम 9 ही है, तो आप 9 तक चलाओगे, 10 तक क्यों चलाओगे जब उसको 9 की नीड है तो। ठीक है, तो हमारी P1 कंप्लीट हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं P2। तो P2 हमने जैसे ही P2 चलाई तो कितने तक चल गई, 10 तक। हाँ, और अगर आप इसमें अराइवल टाइम देखते भी हो तो भी आप पहली बार में 9 तक 6 तक पहुंच जाओगे। ठीक है, P2 को हमने कितना चलाया, 10 तक चलाया। ठीक है, P2 को हमने 10 तक चलाया तो कितना हुआ, 19। ठीक है, क्योंकि हम एक ही बार में इसका बस टाइम तो 9 पूरा 30 है, तो आप 30 तक थोड़ी चला सकते हैं, आपको सिर्फ 10 करके इसको चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास 20 रिमेनिंग है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 20 रिमेनिंग है अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेरे पास P3। तो P3 को मैं चलाती हूँ कितने तक, 4 तक। P3 P3 को मैं कितना चलाऊंगी, 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया। अब P4 की बारी आती है। तो P4 को मैं 8 तक चला दूंगी, क्योंकि मेरे पास तो मैं 10 तक चला सकती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो P4 को मैं जब कितने तक, 8 तक चलाऊंगी तो कितना आ जाएगा, 31। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके बाद हम ये इसको भी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये भी हट गई। अब P5 को हम चलाएंगे। तो P5 को हम 10 तक चला सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, तो आपने इसको चला दिया तो यहाँ पर एक अभी भी रिमेनिंग है, क्योंकि यहाँ पे 11 है ना। अगेन मैं P2 को चलाऊंगी। तो P2 को चलाऊंगी यहाँ पर कितने तक, 10 तक। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 और रिमेनिंग है। तो यहाँ पे 10 तक चलाऊंगी तो कितना हो जाएगा, 51। क्लियर है। ठीक है, अब मैं अगेन फिर P2 के बाद फिर नीचे आई तो P5 मिला मुझे। तो P5 1 बाकी था, तो ये इसको भी 1 तक चला देंगे हम। तो P5 का फर्स्ट 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इधर बना देती हूँ इसके आगे का। P5 को मैं कहाँ तक चलाऊंगी, 1 तक। ठीक है, तो 51 था, तो अब क्या आ जाएगा, 52। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन बचा मेरा, P2। जो 10 तक बचा था, तो P2 को भी मैं 10 तक चला देती हूँ, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। P2 को मैंने 10 तक चलाया तो 62। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो हमको समझ में आ गया कि अब देखो इसने क्या पूछा था कि अराइवल टाइम है सेकेंड लार्जेस्ट, सॉरी सेकेंड लास्ट किसने फिनिश किया। तो राउंड रॉबिन में भी किसने फिनिश किया, P5 ने फिनिश किया। तो हमको बस गेन चार्ट बनाना, उससे फाइंड आउट करना था। तो मैं कह सकती हूँ कि राउंड रॉबिन में भी हमको किसने फिनिश किया था, सेकेंड लार्जेस्ट, P5 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे कि इसका आंसर था ये, देखो तो दोनों में P5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज 16 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमको P डिनोट कर रहा है शी इज इंटेलिजेंट, और Q डिनोट कर रहा है शी इज हैप्पी। तो आपको स्टेटमेंट्स गिवन है ऑलरेडी। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है इफ शी इज इंटेलिजेंट देन शी इज अनहैप्पी। तो आप इससे क्या डिनोट करोगे कि P डिनोट Q। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम अगर जब भी ऐसा वाला साइन लगाते हैं तो इसमें हम इफ और देन को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इफ शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हैप्पी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया कि वो ना तो इंटेलिजेंट है ना, तो इसके आगे हम क्या लगा रहे हैं, ना तो वो इंटेलिजेंट है और ना ही वो हैप्पी है। ठीक है, तो इसको आपने दोनों में क्यों लगा दिया और हम इसमें एंड वाला साइन लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इट इज नेसेसरी नॉट टू इंटेलिजेंट इन ऑर्डर टू बी हैप्पी। तो आप इसके लिए बिल्कुल इसका ऑपोजिट क्यू डिटरमाइन P कर दोगे। ठीक है, और अगेन अगला क्या है, दैट टू बी नॉट इंटेलिजेंट इज टू बी हैप्पी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नेगेशन P नेगेशन नेगेशन Q। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे नेगेशन P, अगेन इसमें नेगेशन आ जाएगा इसके आगे, और फिर क्या कर सकते हैं हम, V वाला साइन और Q। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारे पास P जो है उसका नेगेशन हट जाएगा और नेगेशन Q। तो आप इसको इस टाइप से देख सकते हो कि टू बी नॉट इंटेलिजेंट इज टू बी अनहैप्पी।
तो अगर मैं बात करूँ इंटेलिजेंट वो नहीं है ना, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट के लिए हम क्या डिनोट कर देते हैं, पी को, लेकिन ये और वाला साइन है तो इसलिए इस टाइप से सॉल्व होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली बहुत कम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following is not a valid property of two fuzzy set R A's which must be obeyed performing alpha cut defuzzications। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी फजीशेशन को बिल्कुल एक्सेप्ट करती है, इंटरसेक्शन भी हम उसमें यूज करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हम मतलब ये कह सकते हैं कि इट इज अ सबसेट ऑफ दिस, ये भी हम यूज करते हैं। लेकिन आपने अगर यहाँ पर बोल दिया कि R इज नॉट इक्वल्स टू R1 एक्सेप्ट व्हेन दिस, है ना, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी फॉर अवर फजीशेशन। ठीक है, अल्फा कट के लिए अल्फा कट की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर एस्टिमेट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर के लिए कोकोमो मॉडल, आपको डायरेक्टली इसकी जो वैल्यूज है उनको पता होना चाहिए। तो विच इज 2.4 KLOC 1.05/मंथ। ठीक है, और इसके जो बाकी हैं फर्दर वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर कोकोमो मॉडल की बात करूं मैं तो ये हम इसके अंदर KLOC मतलब 1000 ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स के लिए फाइंड आउट करते हैं। बेसिक कोकोमो मॉडल्स में हम ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच और एम्बेडेड को यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर क्या होता है, जहां पर हम एक स्मॉल प्रोजेक्ट सिंपल और वेल अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टूड करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर ये हमको ऑलरेडी मतलब आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है और आपको एक टेबल गिवन होगी, उसमें आपको तीनों फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज क्वेश्चन नंबर 19। आपको लिस्ट दी हुई है, तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक और उसका डिस्क्रिप्शन गिवन है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहाँ पे रिलायबिलिटी की, तो व्हाट इज कि हम क्या कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी क्या होती है, तो आप बता सकते हैं। क्योंकि देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिलायबिलिटी क्या होती है, तो रिलायबिलिटी यानी कि जब हम जो कैपेबिलिटी होती है ऑफ सॉफ्टवेयर की जो मेंटेन करता है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अंडर स्टेट कंडीशंस फॉर अ स्टेट पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम तक। तो रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है कि आप उस सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी को मेंटेन करो एक समय तक, है ना, मतलब आप उसकी कितनी उसकी कैपेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड देयर रिलायबिलिटी। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है ना, तो एफिशिएंसी मतलब हम क्या बोल सकते हैं, उसकी एबिलिटी वी कैन से दैट, हाँ आप देख सकते हैं, हम अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो क्या बोल सकते हैं, उसका रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या बोलेगा कि रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि हम बोल सकते हैं कि उस रिलेशनशिप का जो सॉफ्टवेयर होगा, मतलब उस रिलेशनशिप का सॉफ्टवेयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड, तो उसकी एफिशिएंसी की वो उस सॉफ्टवेयर उसमें कितना है और उसके रिसोर्सेज कितने वो यूज कर रहा है उस लेवल पे, तो इसके बीच का जो रिलेशनशिप होगा ये हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मेंटेबिलिटी की, है ना, तो हम मेंटेनेबिलिटी को बोल सकते हैं यहाँ पर। तो उसी का चौथा क्या बोल रहा है कि देखो एफर्ट्स नीड्स, आप मेंटेन कर रहे हो तो एफर्ट नीड टू मेक मॉडिफिकेशंस इंक्लूडिंग करेक्शंस इंप्रूवमेंट, मतलब आप उसको अगर करेक्ट कर रहे हो, उसके बग में कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसको चेंज कर रहे हो व्हाटएवर, तो मॉडिफिकेशन हो रहा है तो दैट इज कि वो चेंज होना चाहिए सब में और अच्छे से होना चाहिए, अदर रिक्वायरमेंट्स अदर चीजें उसमें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और रही बात लास्ट मेरी पोर्टेबिलिटी की, तो पोर्टेबिलिटी क्या बोलती है, पोर्टेबिलिटी बोलती कि आप अगर यहाँ पर एबिलिटी टू ट्रांसफर द सॉफ्टवेयर फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टू अनदर। अब जानते हैं कि पोर्टेबिलिटी क्या होती है कि जब आपने एक सॉफ्टवेयर है, मान लो एक सिस्टम है, उससे आप दूसरे सिस्टम के दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो आप उस पर इजिली पोर्टेबल हो रहे हो। ठीक है, तो यही हमारी पोर्टेबिलिटी होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, आपको पता होने चाहिए। तो एक बार और हम इसको अच्छे से देख लेते हैं कि रिलायबिलिटी क्या होती है। तो रिलायबिलिटी कैपेबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर की जहां पर वो कंडीशंस को मेंटेन, उसके परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है एक पीरियड ऑफ टाइम तक। एफिशिएंसी क्या होती है, तो एफिशिएंसी एक रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, अपन कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर और अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड। ठीक है,
मेंटेबिलिटी क्या होती है? तो मेंटेबिलिटी होती है कि एफर्ट्स जो हमको लगते हैं कि जब वो मॉडिफाई हो रहे हैं, उसमें हम बग में कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो दैट कुड बी मेंटेन्ड इजी, ठीक है। और पोर्टेबिलिटी हम लास्ट बोल सकते हैं कि एबिलिटी टू ट्रांसफर द सॉफ्टवेयर फ्रॉम वर्क और वन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टू अनदर, ठीक है। मतलब एक सॉफ्टवेयर या एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आप दूसरे पे पोर्टेबल इजीली पोर्ट कर पा रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। तो 20 क्वेश्चन बोलता है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, व्हेन द डेवलपिंग ए डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम सीक्वेंस आपको बताना है। तो पहला सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, आप देखोगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। सेकेंड, आप रिकर्सिवली उसकी डिफाइन करोगे उस ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को, फिर आप कंप्यूट करोगे उस वैल्यू का ऑप्टिमल सॉल्यूशन, टिपिकली अ बॉटम अप फैशन, ठीक है। और चौथा, आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन को, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको कैरेक्टराइज करेंगे। सेकेंड, आप उसको क्या करोगे, रिकर्सिवली डिफाइन करोगे उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को। थर्ड, आप क्या करोगे, कंप्यूट करोगे उस सॉल्यूशन को। और फोर्थ, आप कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द रिलेशन T1 आपको दे रखा है, डिपेंडेंसी हमको गिवन है, और T2 दे रखा है आपको ये, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो हमको सबसे पहले T1 देखो, आप अगर बात करते हो तो यहाँ पर हम इसको लेते हैं, तो आपको अगर डायरेक्टली चेक करना है तो मैंने आपको बताया कि आप 2NF चेक कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम EB को लेते हैं कि भाई हमारी कैंडिडेट की है, प्राइमरी की EB, है ना। EB से आप C फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। और EA, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा नहीं आ रहा है, तो आप EA लो, है ना, EA लो, ठीक है। तो EA से क्या हो रहा है, E से EA आ गया, ठीक है। EA से B आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे B आ गया, B से EB से मिलके क्या बन जाएगा, EB से मिलके C बन जाएगा, तो C बना दिया, ठीक है। अब फिर भी D नहीं आ रहा है, तो आपको फिर कैसे ना कैसे करके मतलब D तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे कैंडिडेट की के टुकड़े हो गए, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे कैंडिडेट की के टुकड़े हो गए, यानी कि जो T1 है वो 2NF में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब T2 की बात कर लेते हैं। देखो T1 तो 2NF में भी नहीं है, तो 3NF में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। और T1 जो है वो 2NF में है, तो ये भी डायरेक्टली गलत है। अब हम एक बार T2 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। तो T2 क्या बोल रहा है कि C, अगर आपने देखो यहाँ से, अगर हम सबसे पहले C से आप A डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। आपने C और A डिफाइन कर दिया, C से A कर लिया, A से आपने B कर दिया, और वहीं आपने A से D कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत क्या हो गई कि जो हमारा, अगर हम यहाँ से A को भी लेते हैं ना, तो आप A से भी इसको इजीली आपकी प्राइमरी की बन जाएगी कि ABA। देखो यहाँ पर मैंने लिखा A, ठीक है, AB, है ना। और A से आप D भी फाइंड आउट कर रहे हो, और C से आप A फाइंड आउट कर रहे हो। लेकिन जब आप C को यूज कर रहे हो या A को यूज कर रहे हो, तो A जो है वो हमारा प्राइमरी की का पार्ट बन रहा है, तो आप इसको इस साइड राइट साइड में नहीं लिख सकते, ठीक है। सो दैट्स वाई कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा T2 है वो 3NF में है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो 2NF में भी नहीं है, तो 3NF में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज वाई कि T1 इज नॉट अ 3NF, क्योंकि T1 तो 2NF में ही नहीं है, तो 3NF में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, राइट सीक्वेंस बताना है CPU प्रोग्राम्स का टू इनपुट आउटपुट के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड द डेटा रजिस्टर, है ना, डेटा रजिस्टर को रीड करेंगे। फिर आप चेक द फ्लैग बिट चेक करोगे, फिर आप रीड द स्टेटस रजिस्टर रीड करोगे, और फिर आप क्या करोगे, ट्रांसफर द डेटा मेमोरी टू द, मतलब डेटा को मेमोरी में ट्रांसफर करोगे। क्लियर है। सबसे पहले हम डेटा रजिस्टर को रीड करेंगे, फिर आप क्या करोगे, फ्लैग बिट को चेक करोगे, फिर आप क्या करोगे, रीड द स्टेटस रजिस्टर, और फिर आप इजीली ट्रांसफर कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमको बताना है कि DFA दे जनरेट द स्ट्रिंग्स ऑफ AB।
तो इसको मैं डायरेक्टली इससे बताती हूँ कि देखो ये वाला ऑप्शन ए बी और सी और स्टार, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ए बी सिंगली एक्सेप्ट कर रहा है, बी भी और सी भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये यहाँ पर ए तो कहीं दे ही नहीं रखा है ना, इसीलिए हम नहीं कह सकते कि ए बी सिंगली एक्सेप्ट कर रहा है ना। अगर मैं नेक्स्ट की बात करती हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी और ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी, तो ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है। तो आप डायरेक्टली इसको याद रखें कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑल हैविंग इवन काउंट इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि आपको नल वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगी क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ही हमारी फाइनल स्टेट हो गई, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है हमको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको इसको पोस्ट फिक्स में बदलना है। तो देखो मैं इसको आपको एक ट्रिक बताती हूँ। लाइक आपने सबसे पहले ए बी, देखो लाइक सबसे पहले ए बी है तो आप ए बी को क्या लिख सकते हो, मैंने लिखा ए बी प्लस, ठीक है। आप ई एफ को क्या लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख लो ई एफ, है ना। और आपने इसको पोस्ट फिक्स में बदला, जो हमारे ऑपरेशन है ना वो दोनों के इधर आ जाएंगे ना। तो आपने एक ये बना ली एक्सप्रेशन, एक ये आपने बना ली, क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, स्टार डी है, तो आप इसको स्टार डी लगा दो, ठीक है। और आप ये वाला साइन बना दो, ठीक है। तो अब स्टार डी, तो आप पहले स्टार डी को चेंज कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है, प्लस डी, और स्टार इन दोनों के बीच का है तो पीछे आ जाएगा, क्लियर है। ये डी है। और अभी हमारे पास अब ये पूरी कंडीशन बन गई, ठीक है। और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको ई और एफ, ठीक है। अब हम इनको करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ए बी प्लस डी स्टार, ठीक है। आपको क्या लिखोगे, ई एफ माइनस, और लास्ट में हमारा आ जाएगा ये वाला साइन। क्यों? क्योंकि हमको इसको पोस्ट फिक करना है, यानी कि बिल्कुल लास्ट में फेंकना है। तो हमने सभी बार ऐसे ही किया, जब प्लस बीच में आ रहा था तो हमने उसको लास्ट में करा, फिर माइनस बीच में आ रहा था तो उसको लास्ट में कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करा, आपको पता है कि डी बीच में, मतलब आप बोलोगे कि आपने इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका पार्ट है, तो ये ए बी के साथ है, तो हम इसको पीछे नहीं कर सकते है ना, क्योंकि डी बाद में आया है। तो आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि इनके साथ ही इसको मिला दो, है ना। तो वो तो फिर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग, इसीलिए इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो देखो ए बी प्लस डी स्टार ई एफ माइनस, ठीक है। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमें कहता है कि इक्विवेलेंट पॉइंटर एक्सप्रेशन आपको बताना है एमएन का। तो देखो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, तो ये वाला इनकरेक्ट क्यों है हम ये देख लेते हैं तीनों, और आपको करेक्शन अगेन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो कभी भी आप इस टाइप से ए आर को नहीं लिख सकते हो ब्रैकेट में, है ना, फिर प्लस बीच में आ रहे हैं तो, क्योंकि हम पूरे इस एक ये हमारे एक फंक्शन है पूरा, तो आप इसको सबको साथ में लिखोगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो जब आप इसे लिख रहे हो तो आप जब भी पॉइंटर की बात करते हो तो आपका पॉइंटर हमेशा बाहर होना चाहिए, यानी आप एड्रेस की बात कर रहे हो तो यहाँ पर बाहर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसलिए ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। और हम ये भी कह सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, और यहाँ पर बाहर भी है और इसकी एक्सप्रेशन भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा।